वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बदर डार और आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक सियासतदान मौजूद हैं। एक नया चेहरा है हमारे गुजरांवाला का। और सियासतदानों के बारे में अमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि उनका हाथ जो है ना वो अवामी नब्ज़ पर होता है। तो ये किस किस्म के नब्बाज हैं जो पहली बार गुजरांवाला की नुमाइंदगी कर रहे हैं पंजाब असम्बली में, उन्हीं से ही जानते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं हसन बुटर साहब। सर, बहुत शुक्रिया थैंक यू सो वेरी आपका मच जी। वक्त देने का। थैंक यू। और माय ऑनर जी। सबसे पहला सवाल, तकरीबन एक साल होने को है कि आप पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं। तो हसन बुटर ने एक साल में गुजरांवाला में क्या तब्दीली लाई या क्या तब्दीली देखी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जिस दिन मैंने पॉलिटिक्स का आगाज़ किया था ना, तो मेरा एक मैनिफेस्टो था। हर किसी का पार्टी का मंशूर भी होता है। एक पर्सनल मेरी कमिटमेंट थी खुद से कि मैंने गुजरांवाला को पाकिस्तान के अंदर रिप्रेजेंट करना है। हम छोटे होते से हमारा जो दौर था वो टीवी का, सोशल मीडिया का दौर था। उस टाइम अच्छे चैनल्स डेवलप हो चुके थे। तो टॉक शोज़ में, असम्बली के फ्लोर के ऊपर जो मीडिया रिप्रेजेंटेशन थी पॉलिटिकली हमारे शहर की, वो बड़ा एक वीक नैरेटिव था और तकरीबन ना होने के बराबर थी। एक आधा सियासतदान अगर बोलता था तो वो जस्ट अपनी पार्टी की लाइन लेके पार्टी को डिफेंड करने में या उसके जो मैनिफेस्टो को प्रोपोगेट करने के लिए काम करता था। तो मैंने ये बेड़ा उठाया था कि मैंने कहा था मैंने गुजरांवाला के मसाइल को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट करना है। तो 23 फेब को हमने हलफ उठाया था और आज तकरीबन एक साल होने को है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव द ऑनर कि मैं 46 टाइम्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने गुजरांवाला के मिसाइल को रिप्रेजेंट किया है। और उसमें पर्टिकुलरली कोई एक मैटर नहीं था। दैट वाज अबाउट हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल गवर्नमेंट, जो पब्लिक पॉलिसिंग है ना, मैंने उसके ऊपर भी बात की। लाइक हम यूं कह सकते हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेरा सवाल था कि तब्दीली क्या देखी या गुजरांवाला के लिए क्या है, तो वो कम से कम आपकी सूरत में ये है कि एक साल में हमें गुजरांवाला के जो मसाइल थे उनकी आवाज़ फ्लोर ऑफ द असेंबली जो है वो सुनने को जी, मिली। फ्लोर ऑफ द असेंबली के अलावा असेंबली एक बड़ा ना सेक्रेड प्लेस है। उसमें आप जो बोलते हो वो रिकॉर्ड होता है और लिखा बिल्कुल, जाता है। रिकॉर्ड और का हिस्सा बनता हाँ है। जी, और इसके अलावा ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं असेंबली के अंदर। उसमें हमारे पास एडजर्नमेंट मोशंस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, ज़ीरो और होता है। मुख्तलिफ टूल्स को यूज़ करके हम अपने मसाइल को हाईलाइट भी कर सकते हैं और उनके तदारुक का भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आता है। मिसाल देता हूँ, मेरा बड़ा बैकवर्ड सा एरिया, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये दालबद्दीन, कोयटा या कोई उस तरह का एरिया नहीं है, मगर ये मैं चूंकि जब आपसे मैंने ये बातचीत करनी थी तो थोड़ा सा मैं आपके हवाले से रिसर्च कर रहा था, देख रहा था। तो बारहा मैंने आपके ये मुंह से ये सुना, दाल बदीन, चागी, और अगर मैं आपके हलके की बात करूं तो बासीवाला, जी जी जी, और एक जहां नडाला संधुआ 21 पर्टिकुलरली नदाला संडुआ, ये मैंने को संडुआ, समझा। आप उसका बड़ा, ये क्या कोई खास इलाके हैं जिनका जी आपने? देखें, बेसिक डिमांड होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंसान के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 199 आर्टिकल में बेसिक राइट्स देता है, उसमें राइट टू वोट, वाटर, स्पीक, ये सारी फैसिलिटीज स्टेट हमें देती है। मैं उन इलाकों की जो कंपसरी है ना उसका जिक्र करता हूँ कि जहाँ आज भी जच्चा बच्चा मात हो रही हैं। मेरे हल्के में चागी में सिग्नल्स उस तरह से नहीं आते। बिल्कुल। मेरे हल्के में भी कई ऐसे इलाके हैं, आप उधर चले जाएंगे वहाँ पे सिग्नल नहीं आएंगे। यहाँ पे मैं आपको, आप तो बासीवाला की बात कर रहे हैं, वो फिर सैटेलाइट एरिया है। मैं बिल्कुल खिजरचक की बात करूँ जो तहसील सिटी के अंदर है, उस इलाके को कोई रोड ही नहीं जाता और आज तक किसी का ध्यान ही नहीं है। तो मैं तो सिर्फ उसी कंपसरी का रोना रोता हूँ। और बड़े इलाके, बड़े पुराने 15वीं सदी 16वीं सदी से जो गांव मौजूद हैं, उनके मसाइल भी सेवरेज के। मैं यहाँ पर एक ज़िमनी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। वो बारहा मैंने देखा कई प्रोग्राम्स में, कई जगह पर आपने उसका जिक्र किया, वही वो जो आप नडाला संधुआ का आप जिक्र कर रहे हैं। आप उसमें कहते हैं कि 21 गांव ऐसे हैं जहाँ हाई हाई स्कूल स्कूल ही नहीं नहीं है। है लड़कों ये का। नहीं वाकयातन आप सही या फैक्चुअल ये बात करते हैं जी या कोई जी मुबालगा आ जी, रही नहीं है? नहीं, फैक्चुअल बात करता हूँ। और मैं मतलब बड़ा मुझे शर्म भी आती है समटाइम्स। जो दूसरे मेंबर्स होते हैं वो आने, नहीं यार, ਤੁਹਾਡੇ को एक स्कूल नहीं है पूरी यूसी दे विच।
और बारहा ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे आवाज़ उठाई गई और मेरे साथ कमिटमेंट की गई। अब आप तो ये बात कर रहे हैं, मैं उसी यूसी की बात करता हूँ। उस पूरी यूसी में एक बच्चा भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। मैं ये 2025 की बात कर रहा हूँ कि उस पूरी यूसी में एक बच्चे, मुझे कैसे पता चला, उधर एक हेल्थ यूनिट है रहमताबाद में ना, ठीक है। वो छोटा एक हेल्थ यूनिट है, वो तो उसकी रकबा काफ़ी ज़्यादा है, मगर उधर जो पैरे भी हैं वो भी कुत्ते देते हैं। मतलब उधर स्टाफ की इतनी शॉर्टेज है, दवाइयाँ तक नहीं। न्यूब्रल फोर्ट वाला तो कंसेप्ट ही नहीं है हमारी। आप जाके कभी विजिट करेंगे ना, यहाँ पे पैनाडोल और पैरासीटामोल, अभी भी लोग उधर ही रह रहे हैं। ये डिस्प्रिन की गोली देते हैं और वो भी वो जो लोकल बनी होती है उस तरह की। तो उधर स्टाफ की कमी थी, तो मैंने जो अथॉरिटीज़ थी, सीईओ वगैरह, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे कोई जो फीमेल या मेल डॉक्टर हैं वो उनको इंडक्ट कर दें। तो उन्होंने कहा यहाँ पे लोग आने से कतराते हैं, तो आप ऐसा करें कि कोई लोकल हमें बताएं, हम उसको इंडक्ट कर देते हैं। तो मैंने फिर सारे अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे मैंने सबको दौड़ाया। मैंने कहा कोई डॉक्टर तो ढूंढो। उन्होंने कहा डॉक्टर वाला कंसेप्ट ही नहीं है। अच्छा, मुबालगा राई से काम नहीं ले रहा, ये पॉइंट स्कोरिंग भी नहीं है। उधर का एजुकेशन लेवल आप देखें, मिडल से ऊपर तो कंसेप्ट ही नहीं है। मतलब हमने उनको इस तरह से, ये गुजरांवाला की बात कर रहे हैं। दिस इज पर्टिकुलरली, और मैं गुजरांवाला इस का चीज़ पे हैरान हूँ। आप कह रहे हैं वहाँ पे कोई डॉक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ मिडल से ऊपर कोई तालीम का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। मुझे ये लग रहा है कोई इंतहाई वो दाल बदीन चागी भी शायद इससे कुछ आगे हों। भाई मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। अब देखे ना, हम इतने इंटरनेशनली डीफेम हो चुके हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ना, सबसे ज़्यादा गुजरांवाला डिवीजन से जाते हैं। बिल्कुल। और गुजरांवाला डिवीजन में से भी पर्टिकुलरली कुछ इलाके हैं, उनमें एक वो यूसीबी सैटेलाइट एरिया की ऐसी है जो बच्चों को 7वीं 8वीं जमात करवाते नहीं और बाहर भगाने की करते हैं। हम माइंड सेट ऐसा क्रिएट कर चुके हैं। मतलब हमने लोगों को गली नाली और वो जो थाना कचहरी है उस झगड़े से बाहर ही नहीं निकलने दिया। मैं अक्सर कहता हूँ कि इन्होंने हमारे सरों पे ना, जो हमारे एंसेस्टर्स जो पॉलिटिशियंस हैं, वो तोक डाले हुए हैं कि हमारे दिमाग उस तरह से ग्रो ही नहीं कर पाए। आज भी लोगों का जॉब्स की तरफ लोग आते हैं, कहते हैं जी हमें नौकरी चाहिए। उनसे पूछते हैं तालीम कितनी है, कहते हैं जी 5 पढ़े हैं। मतलब अब जो क्राइटेरिया बेसिक, और आप एमजीडीज की एसडीडीज की बात देखें, 2030 वाला गोल हम फेल हो रहे हैं बुरी तरह उसमें। अब एक स्पीकर साहब ने पंजाब असम्बली में एक कॉकस बनाया, डिफरेंट कॉकसेस बने हैं। काम अब हम करना चाहते हैं, मगर हमारे पाँव उतने वसी जाते ही नहीं है, हमारी दौड़ वहाँ तक होती नहीं है, हमें और बड़ी उलझनों में गिराई रखा जाता है कि हम उस तरह से काम नहीं कर पाते। लेकिन ये तो खैर हम किसी और जाने डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो गए हैं। मैं चाह रहा था हम एक सीक्वेंस से चलें। तो मैं फिर उसी बात पे आता हूँ। आपने कहा कि आप 46 टाइम्स आपने कहा आपने शायद अपने जो असेंबली में जो मिसाइल अपने लोगों के हैं वो उधर उनके लिए आवाज़ उठाई, तो 46 दफ़ा आपने वो आवाज़ उठाई। क्या सिर्फ आवाज़ ही उठाने तक ये बात महदूद है या वाक़यातन ग्राउंड लेवल पे काम भी हो रहा है? चूँकि मैंने देखा कि आपने गुजरांवाला यूनिवर्सिटी के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन हमने कल परसों ही की खबर थी कि गुजरांवाला यूनिवर्सिटी के हवाले से जो फंड्स थे वो फिर एक दफ़ा रोक दिए गए और वो एडमन ब्लॉक ही बस बना है और अब उसके बाद पता नहीं कब जारी होंगे। आपने कंगनी वाला पुल जिस पे बारहा पिछले हफ्ते एक हफ्ते में 5 दफ़ा हादसात हुए हैं, उस पर आवाज़ उठाई, कोई उस पर नहीं सुनी गई। तो क्या ये सिर्फ आपका क्या ख्याल है तकरीरें करने के बाद बस दैट्स इट, या आपकी आवाज़ में कोई इतनी जान इतनी पार नहीं है कि आप निचले लेवल तक काम नहीं हो पा रहा? देखिए, वो एक शेर है, वफा करके उम्मीद वफा रखना वफादारों तो ही ने वफा है। हमने अपना काम करना है। हमें जो मैंडेट लोगों ने दिया हुआ है, हम अपनी कैपेसिटी में सबसे बेस्ट जो कर सकते हैं वो करते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, उसकी वो जाने उसे पास वफा था कि नहीं। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, आप अपनी तरफ से निभा रहे हैं। हमने कोशिश करनी है। मैं आपको इसकी एग्जांपल, आपने एजुकेशन की बात की, यूनिवर्सिटी की बात की, उसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन का थोड़ा सा मैकेनिज्म मैं समझा देता हूँ देखने वालों के लिए भी, कि हम क्वेश्चंस अगर मार्च अप्रैल में डालते हैं ना, तो उसका जवाब हमें अक्टूबर नवंबर में मिलता है। इतना वो कम्बरसम प्रोसीजर होता है, उस पर डिटेल वो सारा वर्क करके, और जवाब देने के लिए मिनिस्टर जो है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, उसको उधर मौजूद होना ज़रूरी है। अगर मिनिस्टर जो कि अमूमन आते नहीं हैं, उनकी जगह भी पार्लिमानी सेक्रेटरी जवाब देते हैं। बिल्कुल। तो मैंने उनसे यही कमिटमेंट मांगी थी कि भाई आप बताएं कि इसकी जो एलोकेशन है, इसमें से पैसे स्पेंड कितने हुए और कब तक मुकम्मल कर ली जाएगी। उसमें आपने सुना भी होगा।
अब उन्होंने कहा था कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ 2025 ये कंप्लीशन टाइम है और ये फंक्शनल हो जाएगी। ठीक है। अब हमारे पास अगला मैकेनिज्म क्या है? लाइक हमने हॉस्पिटल की बात की, हॉस्पिटल पे बिल्कुल। बड़ा मैंने बड़ी कोशिश की, उसमें इनकी कमिटमेंट थी कि बाय 30 जून हॉस्पिटल कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास अगला मैकेनिज्म क्या है? हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने सिर्फ जिद नहीं करनी जी, हमने सवाल उठाया। अब इधर एक असेंबली के अंदर एक ऐसी कमेटी भी मौजूद है जहाँ पे जो आपके रिड्रेसल ग्रीवेंसेस होती है ना, उनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है। रिड्रेसल कमेटी टाइप है, उसको कहते हैं अश्योरेंस कमेटी, ठीक उसमें है। सीनियर्स मेंबर है। हम लोग अगर ये अपनी कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरेंगे ना, तो हम वही डॉक्यूमेंट उठा के असेंबली की कमेटी में चले जाएंगे, क्योंकि फ्लोर के ऊपर जो आपने बोलना है वो आपने सच बोलना है। ठीक क्योंकि है। अल्लाह के 99 नामों के नीचे आप बैठे होते हो और आपको सच बोलना पड़ता है। बिल्कुल। सो आप ऐसा नहीं कह सकते कि फर्क नहीं पड़ता। अब सिविल हॉस्पिटल तो बन गया, मगर उसमें बेड्स का इशू आ गया, बिल्कुल ऐसा ही उसमें है। जो करप्शन आ गई। अब करप्शन के ऊपर भी मैंने ही आवाज़ उठाई कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। वजीराबाद की मैंने बात की, मैं पर्टिकुलरली अपने शहरों की बात करता हूँ ना, उधर सिर्फ 2 सर्जन्स मौजूद हैं और आप देखिए कि कितनी बड़ी आबादी को वजीराबाद का पीआईसी देखता है, लाहौर के बाद वजीराबाद में है ना। बिल्कुल तो ऐसा ही वो अब डॉक्टर्स जो हैं वो भी तो परेशान है, वो मशीनें तो नहीं है। एक सर्जन दिन में कितनी मैक्सिमम सर्जरीज कर सकता है? अगर उधर 10 सीटें हैं तो मैं तो सिर्फ सवाल ये करता हूँ कि 8 सीटें आज तक वेकेंट क्यों हैं? उनका स्टाफ ही नहीं जब पूरा, तो उन्होंने क्या अपनी परफॉर्मेंस देनी है? मगर कुछ ना कुछ इसका फ़र्क पड़ता है। और फिर मैं फॉलो अप खुद भी लेता हूँ, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है। जी, देखिए, अल्लाह ताला ने हमें अकल भी दी है, फ़हम भी दिया है, और मेरा ये मैंडेट है कि अगर मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ और दैट इज़ रिलेटेड टू द पब्लिक ऑफ गुजरांवाला, तो मैं उसको पूछूं। आपने ये 2 बातें तो आपने कर दी है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इशू, बिल्कुल। उसके ऊपर भी हमने बात की, हमने मोटरवे के लिंक के ऊपर भी बात की। सबसे बड़ा इशू जो है, जो भैंसे हैं, वो हाँ। जीटी रोड की टेरिटरी के अंदर जो रह रही है शहर के अंदर, उससे सेवरेज के मसाइल भी आ रहे हैं, उससे ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं, इंक्रोचमेंट्स हैं, उसके ऊपर भी हमने क्वेश्चन डाला हुआ है। लेकिन सर इसमें एक और चीज़ भी है कि हमारे यहाँ एक ये भी एक सोच मौजूद है कि प्रोजेक्ट जो है वो गुजरांवाला शहर के होते हैं। लाइक एयरपोर्ट पे तनकीद की जाती है कि वो हमारा था, गुजरांवाला में बनना था, लेकिन वो सियालकोट में बना। ड्राईपोर्ट, उस पर यहाँ तक कहा जाता है कि शायद मुबैना तौर पर जो गुजरांवाला चैम्बर था उसके किसी शख्स ने लिख कर दे दिया कि हमें ये नहीं चाहिए, और वो समड़े हाल चला गया। और अब अगर रिसेंट की बात की जाए, लम्हा मौजूद की बात की जाए, तो रिंग रोड वो भी गुजरांवाला शहर की ज़रूरत है। लेकिन अब मुझे बल्कि हमारे फेसबुक से ही जो हमारा पेज है वहाँ हमारी ऑडियंस ने, उनमें से मुझे 1-2 ने मैसेज किया कि भाई वो सियालकोट में बनना शुरू हो गया या उधर के लिए मंजूर हो गया, तो ये ना हो कि गुजरांवाला के लिए रौला डाल रहा है कि यार यहाँ रिंग रोड होना चाहिए और उधर बन जाए और हम फिर रोते रह जाएं। तो जिन प्रोजेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, जिन प्रोजेक्ट्स के मतलब मैं निशानदही कर रहा हूँ, तो ये भी तो एक सोच है कि निशानदही हम करते हैं या गुजरांवाला के लिए होते हैं, लेकिन चले वो कहीं और जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा कसूरवार गर्दाना जाता है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो असेंबलीज में वो कमज़ोर है। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं असेंबली की रिप्रेजेंटेशन की तो बात पहले नहीं करूँगा। पहले मैं ये करूँगा कि हमारा आपस में जो म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है ना, वो नहीं होती। आपस में से मुराद आप जो आपस में गुजरांवाला जो के जो मेंबरान होते हैं, जैसे हम, अब वी आर जस्ट लाइक फैमिली, जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं। मैं जब हम असेंबली में एंटर हुए तो उधर दोनों तरफ होते हैं, आइज़ और नोज़, 2 लॉबीज होती हैं। तो मैंने अपने शहर वालों को, जब उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कुछ लोगों ने कि भाई बहुत अच्छा कर रहे हो कि यू आर स्पीकिंग वेल अबाउट गुजरांवाला, तो मैंने उनसे कहा था कि जब गुजरांवाला की बात होगी ना किसी प्रोजेक्ट की, वहाँ पे मेरी और मेरे जो बाकी कोलीग्स हैं, इवन मेरी टीम की सारी सपोर्ट आपके साथ होगी। पहले क्या होता था, एक बंदा स्टार्ट करता था, दूसरा उसकी टांग खींचने लग पड़ता था। मगर अब मैंने तो अपनी तरफ से ये गुडविल जेस्चर के तौर पे अपना हाथ बढ़ा दिया है कि जहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट की ज़रूरत पड़े वहाँ पे हम हाजिर हैं। पहले इस चीज़ की बड़ी कमी थी, और आप बजा फरमा रहे हैं कि रिंग रोड अगर उधर शुरू हो रहा है, हमारा 5वां बड़ा शहर बनता है। बिल्कुल। हक सबसे ज़्यादा हमारा है, और ये ऐसा सिटी है जो, जिसको अल्लाह माफ़ करे, एशिया का गंदा तरीन शहर भी कहा जाता था। बिल्कुल ऐसा ही है। बट थिंग्स आर गेटिंग बेटर डे बाय डे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी मशीनरी होती है, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन बड़ी ज़रूरी है। आपने 2012-13 में, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, एक जोड़ी आई थी कमिश्नर और डीसी की, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। 97 में एक डीसी आए थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था।
अभी जो मौजूदा रजीम के जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी टीम अच्छी है, दे आर जस्ट थिंकिंग पॉजिटिव फॉर गुजरांवाला। और उनका जो मैनिफेस्टो है कि वो चाहते हैं कि लोग आने वाले 10-20 साल में उन्हें याद रखें, और मैं ये आपके तवसल से उन्हें बावर करवाना चाहता हूँ कि ये लोग वाकई याद रखते हैं। नहीं, आप बिल्कुल आप बजा कह रहे हैं कि इसमें कोई दौरा है नहीं कि गुजरांवाला की इस वक्त की जो इंतज़ामिया है बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन आपने डीसी को तो इस हवाले से अप्रिशिएट किया, लेकिन जिसकी जानिब से या जिस गवर्नमेंट ने उन्हें यहाँ पर या जो टीम भेजी है जो यहाँ पर काम कर रही है, क्या वज़ीर आला पंजाब को अप्रिशिएट नहीं करना चाहेंगे इस हवाले देखिए, से? वज़ीर आला पंजाब की अगर बात करें तो पॉजिटिव चीज़ों को हम डेफिनेटली उनकी अप्रिशिएट करेंगे। हम अक्सर ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी बात करते हैं, जैसे बिस्प है, अब बेनजीन इनकम इनकम सपोर्ट सपोर्ट प्रोग्राम प्रोग्राम। है, उसकी कंटिन्यूटी। अब हमने ये कहा था कि जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं ना, मतलब ये इतनी रैशनैलिटी तो हमारे माइंड्स में होनी चाहिए। हेल्थ कार्ड वाज अ गुड सिस्टम बेसिकली, मतलब हम compete कर रहे थे दुनिया के अंदर, तो अगर उनकी सोच इतनी पॉजिटिव होती तो वो कर लेते। अब मैं कल लाहौर में एक जगह से गुजर रहा था तो मुझे पता चला कि नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल भी बन रहा है। बिल्कुल। अच्छी बात है, कॉपी करें, मतलब ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप, अगर आपको लगता है कि इस तरह से आपको पॉपुलैरिटी फेम मिल सकता है, मगर जो बेसिक चीज़ है ना, आम एक जो पब्लिक ले मैन है, जो मासेज हैं, उनको अगर आपने अट्रैक्ट करना है तो उनके दिलों में घर करना पड़ेगा, और उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स। अभी माजरत के साथ, अब मैं कल को ऑडिट होगा, पीएसी हमारे पास है, जितनी तशहीर हो रही है और जितना बजट एलोकेट हो के जो लग रहा है ना, बीइंग मैं चेयरपर्सन भी हूँ एक कमेटी का, मेरे पास 4 डिपार्टमेंट्स है, तो हम लोग अक्सर देखते हैं, यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स, आर्कियोलॉजी और टूरिज्म मेरे पास है, तो हम उसमें हम डिस्कस कर रहे थे। यूथ अफेयर्स में यूथ इंटर्नीज को पैसे दे रहे हैं, तो पहले क्या होता था कि जो पॉलिटिशियंस होते थे तो वो ब्यूरोक्रेट्स को पूछते नहीं थे, बिल्कुल। वो कहते थे कि ठीक है, मतलब मिट्टी पाओ तो काम चलाओ। अब क्या होता है, हम क्वेश्चन करते हैं, भाई इतना आपके पास बजट आया, 6 महीने में आपने लगा कितना लिया। हमने उनसे प्रॉपर रिपोर्ट मांगी है कि नेक्स्ट मीटिंग के ऊपर आपने बताना है कि ये जो आपका यूथ अफेयर्स प्रोग्राम है, यूथ इंटर्नशिप वाला, इसके ऊपर लागत जो अभी तक आई है उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन कर रहा है। मतलब ऐसी ऐसी मज़े का चीज़, खेस चीज़ें हम देखते हैं कि पूरी पूरी गवर्निंग बॉडीज़ बनी हुई है और उनमें सिर्फ मनपसंद बंदे रखे गए हुए हैं। तो जो अच्छा स्टेप है, देखिए अगर इंक्रोचमेंट के हवाले से हम बात करें, बहुत असेंशियल है। अब लोग मीम्स बना रहे हैं कि पेरिस की सड़कें हमारी सड़कों जितनी खुली है। ये बीइंग सोसाइटी और हमारी जो मोरालिटी है ना, उसमें इतनी पावर होनी चाहिए कि किसी की अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट वैसे नहीं मुझे करें। ये आपके से ये बातें सुनकर बड़ी हैरत हो रही है कि आप ऑपोजिशन में हैं और आप जो बरसरे इक़्तिदार जमात है उसकी वज़ीर आला के अगर कोई काम है और करनी भी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। यूजुअली तनकीद बराए तनकीद जो है यहाँ पर आम है या की जाती है, तो आप उसका भी बड़ा खुले दिल से ना सिर्फ इजहार कर रहे हैं बल्कि उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो एक तो ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरा भी आपने यूथ की बात की कि आपके पास रिप्रेजेंटेशन है, तो गुजरांवाला में भी अच्छी खासी यूथ मौजूद है। तो अगर मैं गुजरांवाला में यूथ के मसाइल को लेकर बात करूं तो आपने अभी तक कौन से मसाइल गुजरांवाला के हवाले से आइडेंटिफाई किए हैं कि यार मेरे शहर के नौजवानों को ये मसला है? देखिए, पहली बात, आपकी बात के साथ अगर हम किसी की एक पर्टिकुलर चीज़ पे तारीफ़ कर रहे हैं तो हम जहाँ तनकीद करनी बनती है वहाँ हम करते हैं। हमारे पास असम्बली का फोरम मौजूद है, अगर वो स्पीच करने आती हैं तो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं और बड़े जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं वो हम करते हैं। हम हार्ड लाइनर हैं इन चीज़ों के बारे में। हाँ, अगर कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा है और उससे मेरे लोगों का फ़ायदा हो रहा है तो उस पर मुझे करना चाहिए। मगर साथ ही मैं एक और चीज़ है, एलिमेंट जो आपके सामने लाना चाहूँगा। हमारे इधर जो अकरबा परवरी है ना, वो बड़ी ज़्यादा परवान चढ़ चुकी है। ये मेरा एक गांव का मेन रोड है मेरे हलके में, फिरोज़ वाला मंडियाला रोड। अब मैं बारहा असम्बली के फोरम पे आवाज़ उठा चुका हूँ और मिनिस्टर ने कमिटमेंट की कि ये रोड बन जाएगा, उसका टेंडर हो गया। और मेरी सिर्फ इतनी सी गलती कि मैंने कहा इफ्तिताह जो मर्जी करे, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मेरे हलके के लोगों का काम होना चाहिए। ठीक है। और वो टेंडर 9 तारीख को कैंसिल करवा दिया गया। मुझे नहीं पता कैसे हुआ है, मगर अब आप ये देखें, अब इस चीज़ पे मैं क्यों ना बोलूँ। मतलब ये जो पॉलिसीज़ हैं इनको दूसरी तरफ से भी मुस्बत तब्दीली आनी चाहिए और कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। दूसरी, आपने यूथ की बात की कि मसाइल की तो अमाज का है। मतलब हम compete नहीं करें, हम अपने हमसाया मुल्क में देखते हैं। देखिए, क्रिटिक तो हम बड़ी करते हैं उधर के, उधर इंतहा पसंदी है, मुसलमानों को स्नब कर रहे हैं, बिल्कुल। जो हिंदू फैशिज्म है वो फैला रहे हैं।
मगर उन्होंने अपने नौजवानों को आईटी में बहुत आगे लेके आए। आपने ये कुछ दिनों पहले एक जो चाइनीज ऐप है आपने देखी होगी, डीप सीक। बिल्कुल। अब वो एक ऐप जो है $1 ट्रिलियन का लॉस करवा रही है, एक जो बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। बिल्कुल। तो आप देखें कि हम आईटी में आज कहाँ पे खड़े हुए हैं, हम अपने नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या दे रहे हैं। हमारा इंटरनेट ही नहीं जो है वो सही हो पाता तो हम कहाँ खड़े होंगे। बस मैं वही अर्ज करना चाह रहा हूँ ना, अगर इंटरनेट की बात करें तो उसकी तो नागुज़ीर वजूहात की बना पे वो यूथ को थोड़ा सा वो करने के लिए किया जा रहा है। मगर देखिए 5वां बड़ा शहर, अब मैं थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव फील्ड में भी रहा हूँ। आप ये देखिए कि मंडी बाउद्दीन कंपैरेटिवली छोटा शहर है, उधर ब्यूरोक्रेट्स क्यों ज़्यादा है, उधर जुडिशरी में लोग क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो शुरू से ही अपना फोकस सारा एजुकेशन की तरफ बच्चों का रखते हैं। ठीक है। उधर बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे पास भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स थे, मगर हमारा क्या है कि आप देखें कि हमें अच्छी तालीम हासिल करने के लिए लाहौर जाना पड़ता है। अच्छा, मैंने ये बात की कि हमारे कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं थोड़े से जीनोफोबिक होते हैं, वो बच्चों को नहीं उस तरह से, ख़ास तौर पे हमारी जो बहनें होती हैं, बिल्कुल, लड़कियां होती हैं, उनको हॉस्टल्स पे नहीं भेजते कुछ वजूहात की बिना पर। तो उसकी वजह से कई लोगों का एजुकेशनल कैरियर जो है ना वो दांव पर लग जाता है या खराब हो जाता है, होता ही नहीं जी, मुकम्मल ही नहीं कर पाते। बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात है एक्सपोजर। जब आप किसी भी बड़ी, हम फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, हमारा इंस्टीट्यूट हमारे लिए दर्स का है, और हम उधर एक फैमिली की तरह रावियन फ्रेटर्निटी होती है। अब उधर क्या होता है, पूरे पाकिस्तान के लोग होते हैं, आपको डिफरेंट किस्म का जो कल्चर है, क्रॉस कल्चरल जो है ना वो और आपको, कल्चरल अमलगमेशन जो है ना वो सारी आपको उधर मिलती है। अब गुजरांवाला में आप एक खास माइंडसेट के और खास लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम है। मतलब मैं आपके तवसल से ये इधर लाजमी ऐड करूंगा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी अच्छी एकेडमीज तक नहीं है, यहाँ मौजूद नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छे हॉस्टल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बड़े मेहनती और बड़े बाकरदार लोग जो टीचर्स थे, उन्होंने इस कौम की, हमारे गुजरांवाला की फलाह का बेड़ा उठाया, बट वो आटे में नमक के बराबर है। लेकिन यहाँ पर मैं, चूँकि आपने खुद ही आप बता भी रहे हैं कि यूथ के हवाले से या स्पोर्ट्स के हवाले से भी आप पंजाब असम्बली में आप वो एक कमेटी हेड करते हैं या मामला देखते हैं, तो ये कई बार कई मौक़ों पर मेरी जिन साहब इक़्तिदार या इस तरह हुक्काम से बात हो सकी, मैंने उन्हें अपना ये मैसेज कन्वे किया कि गुजरांवाला में स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए, वो क्रिकेट है, फुटबॉल है या कुछ भी है, हमारे पास ग्राउंड्स जो हैं वो पहले ही बहुत कम थे, गिने चुने थे। लेकिन उसकी कमी इस तरह पूरी हो रही थी कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी जो ग्राउंड्स थी वो खुली थी और वहाँ पर नौजवान जाकर वह खेला करते थे। लेकिन वो एक सानहा APS हुआ था, उसके बाद वो सिक्योरिटी के नाम पर वो ग्राउंड्स बंद कर दी गई। तो अब जब वो ग्राउंड्स भी बंद हो गई और दूसरी ग्राउंड्स उनमें एक और, बल्कि पिछले दिनों अल फतह ग्राउंड जो है उस पर भी वो PHA जो है वो कोई कमर्शलाइजेशन करना चाह रहा है, तो पहले ही जो ग्राउंड इतनी महदूद रह गई हैं, स्कूलों वाली बंद कर दी गई हैं, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं यूथ, फिर कहाँ जाए? जब फिर वो PUBG खेलते हैं तब जो है वो इतराज़ किया जाता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ गैजेट से बाहर ही नहीं निकल रहे। वो अगर उधर से जान छूटती है तो वो स्नूकर्स पे, फिर वो नशे वगैरह इस तरह की लत में मुब्तला हो जाते हैं। तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो करेंगे क्या? इसके लिए यूथ या स्पोर्ट्स के लिए आपने क्या किया है? कंस्ट्रक्टिव रियलिज्म की एक टर्म है, फिलोसॉफिकल, वो यूज़ हम करते हैं। बात यह है कि मेरा पहला क्वेश्चन ही जो उस टाइम जो अप्रोप्रिएट ऑफिसर थे ना, उनसे ये था कि गुजरांवाला में कितने स्पोर्ट्स ग्राउंड्स आप डेवलप कर चुके हैं। और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो हॉकी ग्राउंड है शेखुपुरा मोड़ वाला, वो भी उन्होंने बंद किया हुआ है, बल्कि ये मेरा क्वेश्चन भी था। उन्होंने कहा जी हमने गखड़ के बाद एक राहवाली में शुरू किया है। तो मैं उधर ही उन्हें टोका, मैंने कहा गखड़ और राहवाली तो 12-15 किलोमीटर का वाया है, वाई नॉट टूवर्ड्स काली सूबा, वाई नॉट टूवर्ड्स वांडो? तो उन्होंने साथ ही कहा सर आप, वो तो ठीक है पॉलिसी मैटर है, आप बताएं, आप पॉइंट आउट करें तो हम जो मल्टीपर्पज़ जो ग्राउंड्स हैं वो बना देते हैं। तो मैंने उनसे फिजिबिलिटी मैं यहाँ पर आपको टोकना चाहूँगा। आपने कहा वाई नॉट टुवर्ड्स काली सूबा या वाई नॉट टुवर्ड्स वांडो, लेकिन ये जो एरियाज़ आपने पॉइंट आउट किए हैं, इन एरियाज़ में फिर भी चूँकि ये थोड़ा सा मुज़ाफ़ाती या इस तरह के देहाती इलाके हैं कि वहाँ पर खेत खलियान या इस तरह के ग्राउंड्स मौजूद हैं जहाँ पर लोग जाकर या नौजवान जाकर कबड्डी या दीगर खेलें खेल सकते हैं। लेकिन जो हमारा स्पेशली अंदरून का इलाका है,
या हम उसकी बात कर लेते हैं, बाईपासिस की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर ग्राउंड्स नहीं है। एक्चुअल ज़रूरत तो वहाँ पर है ना, कि वहाँ पर भी तो यूथ एग्जिस्ट करती नहीं, है। एक्चुअल ज़रूरत देखिए, मेरा अक्सर एक सवाल होता है, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अपने वोटर से भी पूछता था कि एक जो पैरा फ्री और सैटेलाइट एरिया में रहने वाला वोटर है, उसको वो हकूक हासिल क्यों नहीं है जो एक वापडा सिटी हाउसिंग वाला जो बंदा है उसको हासिल है। देखिए, ग्राउंड ज़रूरत तो सबकी है, बिल्कुल। मगर ये मसाइल गांव की तरफ और ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो अपनी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ पे उनका जो लेजर टाइम है ना गुजारने के लिए, शहर में आपके पास एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, कंपैरेटिवली गांव में बहुत कम है। मतलब यहाँ पे अब अगर देखें ना, कोई जो माशरती बेरारवी है, उसकी जो ज़्यादा तादाद है वो अनफॉर्चुनेटली अब हमारे देहात की तरफ आ चुकी है। लाइब्रेरीज़ का फुकदान है यहाँ पे, अच्छी जगह, अब फैमिली के साथ किसी पार्क में नहीं जा सकते, आपके पास पार्क्स अवेलेबल नहीं है। तो मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसके ऊपर मेरा अपना फोकस है, और ये मेरा मतलब पर्सनल एजेंडा है कि मैं अपने हर तहसील के अंदर एटलीस्ट 2-3 जगहों पे ऐसे पॉइंट्स हों जहाँ पे बच्चे जाके खेल सके। और जो अगर आप बता रहे हैं कोई ऐसी ग्राउंड है, उसकी निशानदेही करें। और मैं आपके फोरम से सारे गुजरांवाला के लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब जो कमेटी सिस्टम है ना, ये पैरेलल कर दिया है असेंबली, कौमी असेंबली के फोरम के साथ। ठीक है। मतलब कोई भी एप्लीकेंट पूरे पंजाब से रिगार्डिंग एनी स्पोर्ट्स इशू, यूथ अफेयर्स इशू, टूरिज्म इशू, आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और हम उसको टेकअप करके उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं। तो सर, स्पेसिफिकली जो मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्कूलों के ग्राउंड्स थे जी, उन्हें बंद कर दिया गया, इस हवाले से आप क्या कुछ बिल्कुल, किया ये जा तो सकता है? आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। क्योंकि ये वो जगह हैं जो अवेलेबल हैं, और वो एक एक ग्राउंड जो है वो अपना जो उसका इर्द गिर्द के रहने वाले हैं, अच्छे खासे आवाम को वो जो है वो ये एंटरटेन एक करता है। बड़ी, यही हम आप लोगों से एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आप अगर पॉजिटिव क्रिटिक करते हैं तो आप हमें इस तरह के एमिकेबल सॉल्यूशंस भी देते हैं। डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर काम हो सकता है, और ये मेरा आपसे इंशाल्लाह वादा होगा कि जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें ये पॉइंट रेज भी करूँगा और इस पर कुछ ना कुछ इंशाल्लाह काम भी करेंगे। चलें, ये तो अभी हमने काफ़ी एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे कह लें बातें की हैं, कि गुजरांवाला को भी हमने खैर उसमें ऐड अप किया है। अब थोड़ा सा एक साल में जो आपने किया उस पर बात की, अब थोड़ा सा उससे पीछे चलते हैं। एक साल पहले जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, पीटीआई पे बड़े एक ख़ास कर्म था, कैंपेन करने नहीं दी जा रही थी जी, कहीं छापे थे तो कहीं गिरफ्तारियां थी। लेकिन मैंने देखा कि आपकी जो कैंपेन थी उसमें हमें ओपनली पीटीआई के झंडे भी नज़र आ रहे हैं, तराने भी नज़र आ रहे हैं, फ्लैग्स, स्टिकर्स, नारे, सारा कुछ वही था। तो ये कोई बात हजम नहीं हो रही, ये क्या माजरा था? नंबर वन, जो सबसे पहला पॉइंट है कि 9 मई के बाद, मैं उस टर्म को भी ले लेता हूँ, हम लोग अपने हलकों में आ ही नहीं सके थे, और आज तक असेंबली का मेंबर बनने के बाद भी हम फ्रीली अपने हलकों में नहीं जा सकते। ये ज़ुबान ज़द आम है। अगर पर्टिकुलरली कंपेन की बात की जाए तो मैं पर्सनली तो किसी जगह कंपेन पे आया ही नहीं था। अगर मैं 1-2 दफ़ा कहीं अपने वोटर की हौसला अफजाई करने के लिए आया हूँ तो कोई भी ऐसा जलसा नहीं हुआ। मतलब मैं शायद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वाहिद कैंडिडेट होऊंगा एमपीए का। मतलब अगर मैंने कोई जलसे में शिरकत भी किया ना, तो किसी और के जलसे के साथ जाके शिरकत किया है। मतलब हमारा, आप अपनी कैंपेन के लिए निकले भी नहीं, गए भी नहीं, और जीत बिल्कुल भी गए हैं, तो ये तो नहीं है जिस तरह वो एक साहब ने पहले भी कहा था कि साड़ी गल हो गई है, जो तुम्हारी भी गल हो गई सी। नहीं, डेफिनेटली ये तो मजाकरा ही है ना। मतलब इस तरह की बात जो है वो करना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना। देखिए, बाज़ औक़ात क्या होता है कि इस तरह की बात को लिया जाता है, लोग ये कंसेप्ट समझते हैं। हमारे पास बड़ा टफ कंपटीशन था। मैं पर्टिकुलरली अपने हल्के की बात करूँ तो 3 लोग मैदान के अंदर थे जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। हमारे पास खान का झंडा था, खान का स्लोगन था। अब लोगों ने निशान ढूंढ ढूंढ के, मतलब हमारे निशान भी आपको पता है गायब हुए, बिल्कुल। चेंज हुए। अब हम उस तरह से हल्के में हमारी अप्रोच भी नहीं थी, और मतलब जो बिल्कुल लिमिटेड टाइम मिला ना, उसमें हमने कोशिश की, जितना भी विजुअली नहीं हम जा सके, हमने टेलीफोनिकली या मीडिया के थ्रू, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर था जिस पे लोगों को, वोटर को कॉल की जाती थी। फिर हमने अपनी प्रेजेंस ना होने की वजह से टीम्स हायर की थी कि लोगों को निशान बता सके।
तो देखिए, अब जब आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी अगर पोलिंग स्टेशन है तो उधर ज़्यादा तादाद उन लोगों की थी जो निशान एक दूसरे से पूछ रहे होते थे कि यार पीटीआई ने बंदे का निशान की है। बिल्कुल। और अगर आप कहे कि गल हो जाने वाली गल है, तो जिस कम्बरसम प्रोसीजर से हम गुजरे हैं या खुदा जानता है या हम जानते हैं, इस पे मैं बड़ा आपको कैटेगोरिकली कहूँगा। हाँ। देखिए, जो आज तक इस आग के दरिया को अबूर करके खड़ा हुआ है वो किसी वजह से खड़ा हुआ है, और हम बेगुनाह लोग थे ना। हमें पार्टी ने कोई डायरेक्शन नहीं दी थी कि आपने कैंट जाना है। हम जो टिकट होल्डर्स थे, बीइंग प्रीवियस टिकट होल्डर, हमारी जो जिले की लीडरशिप थी उनको कहा गया था कि प्रोटेस्ट चंदे किले पे करना है। ठीक है। हम में से कोई बंदा गुजरांवाला कैंट या लाहौर कैंट की तरफ नहीं गया। हम लोग एग्रेसिव पॉलिटिशियंस नहीं हैं। हमने हमेशा मियाना रवि की बात की है, हमेशा हमने मिडिल वे की बात की है, और हमने हमेशा अपने जो इदारे हैं उनकी सालमियत और मुल्क की सालमियत की आदत, हमसे ज़्यादा शायद मुहिब वतन कोई है नहीं, हमें लगता है जी। ठीक है। तो हमारी जो मुहिब वतनी है या जो नेशनलिज्म है उस पर शक तो नहीं किया जा सकता, मगर जो आप बात कर रहे हैं मैं फिर उसकी तरफ आऊँगा कि जिस कम्बरसम प्रोसीजर से हम गुजरे हैं वो शायद तारीख में दोबारा ऐसा ना हो। हमने देखा कि अगर वो इमरान खान का जो भांजा है हसान न्याजी, हसान न्याजी, उसकी अगर कोई उस पर कोई केस वगैरह होता है तो भी आप उस लीगल टीम के साथ साथ जाते हुए हमें नज़र आते हैं। खान साहब की इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में पेशी वगैरह होती है, वहाँ पर भी हम आप हमें नज़र आते हैं। लेकिन जब लास्ट कॉल होती है आप हमें ऑन ग्राउंड से गायब नज़र आए। लास्ट कॉल में स्ट्रेटजी बड़ी डिफरेंट थी। पार्टी की आज तक जितनी कॉल्स भी हुई हैं ना, हमारी उधर प्रॉपर अटेंडेंस होती है। जो हमारा टारगेट था ना, वो डिस्ट्रिक्ट को हमने, हमारी जो लीडरशिप थी उन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स में उसको कंट्रीब्यूट किया हुआ था कि 2 साइड्स पे प्रोटेस्ट होंगे। अब जो ग्राउंड रियलिटी थी, हम लोग तो अपने हलकों में रहते नहीं हैं, तो गुजरांवाला के अंदर आना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि कोई ऐसा एक बाइक, कोई एम्बुलेंस भी नहीं थी जो लाहौर से गुजरांवाला आ सकती। तो फिर हमें पार्टी ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप इसको छोड़ें, आप डायरेक्ट इस्लामाबाद पहुंचे। तो अभी हम इस्लामाबाद की, जब हमने पार्टी इंस्ट्रक्शंस और उसके मुताबिक हम, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना वो डिफरेंट होती है, उनका सेंटिमेंट और होता है। हमने जो पार्टी की तरफ से लाइन आती है हमने सिर्फ उसको फॉलो करना होता है। पार्टी लाइन के मुताबिक ही हमने सफ़र अपना आगाज़ किया, और हम जहाँ पे पहुँचे थे वो चीज़ भी पार्टी के पास है। हम इस्लामाबाद तक नहीं पहुँच तो सके। फिर तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक पार्टी की तरफ से आपको लोगों को एक हदायत आती है या एक कॉल दी जाती है जी फ़लाँ तारीख को जो जो एहतजाज होगा या लास्ट कॉल है या जो भी है, वो एक स्मोक स्क्रीन होती है। बेसिकली जो कॉल ने फ़ायदा देना है या नाकाम होनी है या जो भी करना है वो तो आप लोगों को पता होता है कि आपने नहीं जाना, सिर्फ लोग ही आगे जाएंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। ये तो फिर देखिए भाई, सबसे आगे किसी भी जलसे में हम अगर आप देखेंगे तो हम लोग खुद आगे होते हैं, और हम लोगों की कोशिश होती है। लेकिन लास्ट कॉल पे नहीं थे। मैं आपको अर्ज करने लगा हूँ, जितनी 2-2.5 साल में एक रेजिलियंस मूवमेंट में लोगों का जो नुकसान हो चुका है, मतलब लोग मेंटली रिटार्ड हो चुके हैं, फाइनेंशियली लोग बेकार हो चुके हैं, और मतलब वो पॉजिटिव सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। लोगों की एक होप ही खत्म हो गई थी, यार इतने कुछ नहीं बनना। हम फिर उस होप को जिंदा करते हैं कि नहीं यार, हर एवरी टनल एंड्स विद द लाइट। आप अगर कह रहे हैं कि हम वहाँ इस्लामाबाद नहीं थे, मैं फिर आपको अर्ज किया कि हमें इंस्ट्रक्शंस थी कि पहले हमने प्रोटेस्ट करना गुजरांवाला के अंदर, उसके बाद हमने इस्लामाबाद की तरफ जाना है, और 2 रास्ते हैं, एक जीटी रोड का रास्ता है और एक मोटरवे का रास्ता है। बिल्कुल। अब जो जीटी रोड का रास्ता है वो प्रैग्मेटिकली आपको भी पता है कि पॉसिबल ही नहीं होता कि इंसान जो है, मतलब अगर आपके पास मशीनरी स्टेट वाली नहीं है तो आप कोई भी ब्रिज पार कर, जो आपको जेलम करना पड़ेगा, गुजरात करना पड़ेगा, फिर बेशुमार ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप एंटर ही नहीं हो सकते इस्लामाबाद में। तो हमारे पास क्या ऑप्शन थी? मोटरवे, दैट वाज आल्सो सीज्ड। तो हम लोग जो हमने अपना सफ़र आगाज़ किया था ना वो कसूर वाली साइड से किया था। और अगर मैं उसका आपको रोड मैप बताऊं तो आप खुद परेशान हो जाएगी, यार उन्ना मतलब हमने वो रास्ते देखे हैं जो शायद हम ज़िंदगी में कभी एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी इसी बात को मैं मानूं तो हमारे गुजरांवाला से ही आप ही के कोलीग्स हैं, आपकी पार्टी से ही हैं, एमपीज़ हैं, तारिक गुजर साहब हैं, 1-2 और हैं। हमने उनकी वीडियोज़ देखी हैं जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर डाली कि वो अपने डेरों से या जहाँ भी खुफिया मुकाम से वो निकल रहे हैं, जी हम इस्लामाबाद की जानिब मूव कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो वीडियोज़ तक ही आई हैं। देन उसके बाद वो आगे कहाँ गए, कहाँ वो डिसॉल्व हो गए। मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, मैं अपने किसी कोलीग की बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं उनके साथ नहीं। लेकिन आपकी ऐसा उस तरह की भी कोई वीडियो नहीं आई कि आप अपने काफले के साथ या अपनी गाड़ी के साथ कोई निकल रहे हैं? बिल्कुल ही
बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने आपको, अगर आप कहते तो मैं रूट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और जो बंदे हमारे साथ थे। अच्छा, हमारा ना बड़ा एक हार्ड एंड फास्ट किस्म का मैकेनिज्म है। यहाँ पे अटेंडेंस अगर आपकी नहीं है ना, तो यू आर अंडरलाइड। तो हमें खुद बहुत मुख्तात होके इसमें अपनी पार्टिसिपेशन देनी पड़ती है। और ऐसा आप सोचे भी ना, मतलब असम्बली के जो हम मेंबर्स होते हैं ना, अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑपोजिशन लीडर, हमारी स्क्रूटनी कमेटी है, हमारी डिसिप्लिन कमेटी है, विजिलेंस कमेटी है, जो हमें वॉच करते हैं। सो ये सारा रिकॉर्ड हम ऑलरेडी उनको दे चुके हैं। हाँ, मीडिया पे हमने पब्लिक नहीं किया, क्योंकि जो हमारी डेस्टिनेशन थी हम वहाँ तो पहुँच ही नहीं सके। हम तो उस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं कि पहले ही गोली चल गई 26 वाले दिन, और वो जो सारा मूवमेंट थी वो रिकॉल होगी। 26 को लास्ट कॉल की कॉल थी, ठीक है। 26 से 10 दिन पहले हसन बुटर का जो सोशल मीडिया अकाउंट है, 16 नवंबर, आखिरी जो पोस्ट है वो 16 नवंबर की होती है। देन 26 नवंबर के बाद जो हसन बुटर की सोशल मीडिया पर पहली पोस्ट आती है वो आती है 23 दिसंबर को। ये 35 से 40 दिन का जो गैप है, ये भी कोई पार्टी पॉलिसी थी, कोई स्ट्रेटेजी थी, या कोई कंप्रोमाइज़ वाला सीन? ये क्या, इसको हम क्या नाम दें? हमारे पास जो शेयर करने के लिए मटेरियल होता है ना लोगों के लिए, वो हमारी जो डेली की एक्टिविटी होती है, रूटीन होती है। एज एन आई टोल्ड यू अर्लियर कि हम लोग हल्कों में तो जा नहीं सकते ना, हम फातिहा खानी में, ना किसी खुशी में, किसी गम में हम लोग उधर जा ही नहीं सकते। तो हमारे पास क्या फोरम होता है कि जो असम्बली के अंदर हम अपनी आवाज़ रेज करते हैं, हम उसको किसी ना किसी तरीके लगा दें। तो जब सेशन होगा असम्बली का, तो हम कोई स्पीच करेंगे, वो स्पीच लेके ही लगाएंगे ना, उसके अलावा तो हम लगा नहीं सकते। पीटीआई को इस हवाले से भी जाना जाता है कि वो असम्बली में मौजूद हैं या नहीं मौजूद, वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स में जो है ना वो बड़े आला हैं, और उसके अलावा स्पेशली सोशल मीडिया पर उनकी ग्रिप है, और वो इस तरह का नैरेटिव बिल्डिंग हो जाए या आवाम को वैसे बूस्ट अप करना हो, वो इस तरह की डिफरेंट वीडियोस से करते हैं। तो वो ऐसा उस हवाले से, उस कॉल के हवाले से कोई चीज़ सिरे से ही हमें मौजूद नज़र नहीं आती, बल्कि मैं कह रहा हूँ 35 से 40 दिन का ऑफ नज़र आता है हमें आपकी सोशल मीडिया पर। ये एक आप ऑफ बता रहे हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे ना, इसमें आपको 6-6 महीने का भी गैप नज़र आएगा। तो वो चीज़ हमारी जो बेबसी और कंपसरी है ना, उसकी खमाजी करती है, वो शो करती है कि हम कितने मजबूर लोग हैं कि हम अपनी पोस्ट तक सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते। मगर जो आप कॉल की बात कर रहे हैं, डिफरेंट पेजेस होते हैं, डिफरेंट टीम्स होती हैं। मतलब एक पर्टिकुलरली आपका पेज अपना बाय नेम होता है, बाकी टीम्स के पेज होते हैं, ठीक है। और जो कॉल आती है, कोई भी कॉल, मतलब आप 26 की बात कर रहे हैं, वो कॉल खान की कॉल थी। बिल्कुल। उसमें हमारी, मेरी, जो मेरे दूसरे कोलीग्स हैं, मेंबर्स हैं, उनके पीछे तो मतलब आना एक और चीज़ है। वो तो लोगों ने लब्बैक कहना खान की कॉल के ऊपर, तो वो खान की कॉल पे लोग ऑटोमेटिकली निकलते हैं, और उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है। मतलब अब मैं खुल के बात करता हूँ कि जब आप पोस्ट लगाते हो ना, या आपकी टीम लगाती है, तो कमेंट्स आते हैं, बिल्कुल, उनकी मॉनिटरिंग भी होती है, व्हाट्सएप ग्रुप्स की मॉनिटरिंग होती है। सो हमने कोशिश की है कि हमने अपने लोगों की स्किन भी सेव करनी है। ठीक है। मैं अपने जो मेरे वोटर सपोर्टर है, जिनकी वजह से आज मैं असम्बली में अल्लाह के फजल के बाद बैठा हूँ, अगर मैंने सिर्फ उनको तंग ही करना है तो मैं उस तरह करता जाऊँगा। मैंने उनकी स्किन भी सेव करनी है, उनकी बेहतरी भी सोचनी है, और अपनी रिप्रेजेंटेशन भी देनी है। तो वो जो मुझे ठीक लगता है, मैं उनके मशवरे के साथ, क्योंकि मैं अकेला कोई फैसला नहीं करता, मेरी एक प्रॉपर टीम है, मैं हर चीज़ उनके साथ डिस्कस करके फिर चीज़ों को आगे लेके चलता हूँ। चलें हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो आप ये PP65 का इलेक्शन जीते हैं, इसे आप अपनी मकबूलियत या पार्टी की मकबूलियत का नाम देते हैं, या इसको यूं भी कहा जा सकता है कि नून लीग चूंकि इस हलके में डिवाइड हो चुकी थी, उनका वोट डिवाइड हो चुका था, और वो आपके लिए बायस रहमत बना रहा, वो जीत गए? क्योंकि अगर उनके मजमुई दोनों का वोट जो है वो क्लब कर लिया जाए, तो आई थिंक 44 के 46,000 के अराउंड अबाउट उनका वोट बनता है, और आपका आई थिंक 36,000 के करीब फॉल करता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक जो कैलकुलेटर्स होते हैं ना, हमारा हर बंदा तज्जिया नगार है, तो हर बंदे की अपनी अपनी राय होती है। ये आपने जिस राय की अक्कासी की है, वो भी राय मौजूद है। पहली बात यह है कि ये खान का वोट है। ठीक है। मैं इमरान खान का मुंतखब शुदा नुमाइंदा था, और खान ने मेरे पे ट्रस्ट किया था। मैं प्रीवियसली भी इसी हल्के से टिकट होल्डर था। अब आप बात कर रहे हैं कलेक्टिव वोट्स की,
तो फिर आप ये भी देखें कि जो लास्ट इलेक्शन था बिल्कुल 2018 का, जो हमने इंडिपेंडेंट पोजीशन में कंटेस्ट किया, तो उसमें हमारे अप्रॉक्सीमेटली 18-19 हज़ार वोट थे। ठीक है। उसमें जो दूसरे कैंडिडेट थे, अगर उनके भी मिलाए जाएं तो फिर हमारे वोट भी तो बढ़ जाते थे। ये तो कैलकुलेशंस होती है मेयर दूसरी। अब मैं पर्टिकुलरली, आपने जिन कैंडिडेट्स की बात की, डिवाइड, नंबर वन एक प्रीवियसली इलेक्टेड कैंडिडेट था, बिल्कुल ऐसे ही है। जिसके ऊपर टैग था। बिल्कुल। अब आपने देखा होगा कि डिवाइड नून लीग नहीं हुई, दोनों एमएनएज उसकी सपोर्ट कर रहे थे, और जल्द से एमएनएज एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ कर रहे थे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो नून लीग के टिकट होल्डर्स थे, सारे चेयरमैन उनके साथ खड़े हुए थे। तो उनकी डिवाइड तो हमें कहीं नहीं नजर आई। अगर आप बात करें पर्सनालिटी का वोट और जो आपका जाती वोट है, वो तो फिर पार्टी पोजीशन के साथ आप उसको मैच नहीं कर सकते। वो तो आप नॉन पार्टी इलेक्शन कराएं तो ही आपको पता चलेगा। मगर मैं फिर ये कहूँगा कि खान के बाद, अल्लाह के बाद जो वोट है वो खान के हैं। मेरा कुछ भी नहीं है इसमें कमाल जी, सारा खान चलें का जी, कमाल अल्लाह है। के बाद जो वोट हैं वो खान के हैं। एक और सियासत में एक और बड़ा एक चीज़ बोली जाती है, और वो सभी शायद उस चीज़ को ऑन करते हैं कि मैं सियासत को इबादत समझ कर करता हूँ। आपका भी नज़रिया यही है? देखिए, सियासत को अगर इबादत समझ के किया जाए तो ही इबादत होती है, और ईमानदारी से आपका सियासत, नज़रिया क्या है? मेरा नजरिया ये है कि ईमानदारी से सियासत की जाए तो इबादत है। हमें तनख्वाह मिलती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको हलाल करके लूँ। मतलब मेरा जो, मुझे लोगों ने, देखिए हम लोग ये 2 साल तो हमारे ऐसे हैं ना कि अल्लाह बस माफ़ करे, मैं उस पर जाऊँगा ही नहीं। मतलब ये तो आपको भी पता है कि हम लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार के क्या क्या मौसम, मुसीबतें, मुश्किलें झेल के यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इससे पहले भी हमारी पॉलिटिकल लाइफ है। ठीक है। हमारा उठना बैठना, मतलब वी वर द पीपल ऑफ पीपल, हम लोगों के लोग थे। हमें अच्छा लगता था अगर -2 डिग्री सेंटीग्रेड में भी हम जनाजे पड़े होते थे, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी हम अपनों की दुखों में, मुश्किलों में साथ खड़े होते थे। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम अपने लोगों से दूर हैं। और हमारे पे बड़ी जो मुखालिफिन है वो क्रिटिक भी करते हैं, देखो जी वो आप नहीं होंगे तो उन्हें ਤੁਹਾਡਾ की करना है। मगर जो ये सारे कोलेक्टिव करना चाहते थे अल्लाह के फजल से, वो मैंने अकेले ने किया है। मैंने बाद में देखा है कि आप असम्बली का रिकॉर्ड उठा के देखें, कितने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं आज तक बोले हैं गुजरांवाला के लिए या गुजरांवाला के मसाइल के ऊपर। मगर मेरे बोलने के बाद मैंने कई लोगों को बोलते देखा शुरू हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब देखिए हमारा जो नजरिया है, मैं फिर बात करता हूँ कि मेरा एम क्या था कि मैं आई वांट टू डू समथिंग फॉर माई सिटी गुजरांवाला, जिसको इन्होंने निगलेक्ट कर दिया हुआ है। कहीं ना कहीं मेरी कंट्रीब्यूशन है, मगर मेरे लोगों के साथ जो मेरा कनेक्शन टूटा है, यकीन करें मुझे उस चीज़ का बड़ा दुख है। और मैं हमेशा अपने लोगों को कहता हूँ कि मेरा अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी रहमत से नाउमीद मत होना। तो ये चीज़ें टेम्पररी हैं, हम फिर उसी तरह से इसमें आप ये कह रहे हैं कि ईमानदारी से अगर सियासत की जाए तो वो इबादत है। लेकिन हमने पिछले दिनों देखा कि इसी इबादत को ही का अगर नाम दिया जाए तो इसको करने का जो तनख्वाह है वो यकदम ही इतनी बढ़ा दी गई कि वो उसकी मिसाल कोई हमें कारपोरेट सेक्टर में भी नज़र नहीं आती कि किसी गरीब आदमी की तरह यकदम इतनी बढ़ा दी जाए। तो तब आप नहीं बोले, या आपके जो जितने कॉलीग्स हैं, या तब असम्बली ऑपोजिशन ने नहीं कहा शायद कि यार ये क्या आप कर रहे हो कि इतनी तनख्वाह यकदम ही बढ़ा रहे हो? तो ये कैसी इबादत है कि अपनी तनख्वाह खुद ही बढ़ा लेते हैं और बोलते भी नहीं? ये एक मीडिया हाइप है कि ऑपोजिशन ने नहीं बोला। ऑपोजिशन जो भी गवर्नमेंट जो एक अवाम की फलाह के अलावा काम करेगी ना, ऑपोजिशन हमेशा उस पर तनकीद करेगी। और हमने क्रिटिसाइज भी किया, और उस पर हमारे ऑपोजिशन लीडर की स्पीच भी मौजूद है, आप रिकॉर्ड को उठा के देखें। ठीक है। अगर आप कहते हैं कि इसको हमने कोलेक्टिवली पास किया, तो ये डेफिनेटली हमारी डिस्क्रिप्शन नहीं है। अगर कोलेक्टिवली पास करना होता तो हमारी कई अमेंडमेंट्स, कई ऐसे, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि वहाँ पे भी मैनिपुलिज्म होती है, मैनिपुलेट होती है चीज़ें। हमारे पास ना इन्वायरमेंट इश्यूज बड़े ज़्यादा हैं। मतलब मैंने अपने इश्यूज़ को डिवाइड किया हुआ है, पाकिस्तान, पंजाब, फिर गुजरांवाला। ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमारा बहुत बड़ा इशू है, इन्वायरमेंट हमारा बहुत बड़ा इशू है, वाटर स्कार्सिटी हमारा बहुत बड़ा इशू है, बैगरी हमारा बहुत बड़ा इशू है। अब मैं जब इन चीज़ों के ऊपर कोई अपनी रेजोल्यूशन देता हूँ, वो टेकअप नहीं होती। और वही रेजोल्यूशन अगर कोई गवर्नमेंट की पार्टी से या पीपल्स पार्टी से कोई देते हैं तो वो फौरन टेकअप हो जाती है। तो अगर वो इतने ही अच्छे हैं कि हमारी बात मानते हैं, तो वहाँ पे भी हमारी मान लिया करें। और अगर इस चीज़ को मैं ये कहूँ कि मैंने तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप ये भी तो देखें ना कि पिछले 10 साल से तनख्वाह बढ़ी नहीं थी। आप कंपैरिजन करें, हमारे पास एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर है,
आपको बहुत कम लोग इसको बताएंगे। उसमें जो असेंबली का मेंबर होता है ना, उसके जो सारी प्रिविलेजेस पर्क्स होते हैं वो सारे मेंशन होते हैं। अब ये देखिए कि हमें जो पर किलोमीटर पेट्रोल के पैसे मिलते हैं वो भी देखिए कितने मिलते हैं। आप परेशान हो जाएंगे। हम अभी भी कोई 1990-95 वाले पैसों के ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है। और कंपैरिजन में अगर आप किसी ब्यूरोक्रेट की तनख्वाह देखें जो हर साल 15-20% बढ़ती है, मतलब हम जानते हैं ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाह 10-10 लाख से ज्यादा है। एक मेंबर की आपको मीडिया हाइप के मुताबिक यहाँ देखिए अभी तक हमें खुद अभी तक सैलरी नहीं मिली। ठीक है। वो जो कहते हैं कि 5 लाख हो गई है, अगर वो टैक्स डिडक्शन के बाद भी 3 लाख के करीब बने, और एक जो मेंबर होता है मतलब वो अपना प्राइवेट बिजनेस उस तरह से नहीं कर सकता क्योंकि टाइम ही नहीं दे सकता, तो मेरे ख्याल से तो ये आटे में नमक है जी। चलें, ये भी इस चीज़ का भी जवाब आ गया। अभी साथ साथ आपने माहौल की बात भी की। ये भी माहौलियात भी हमारा गुजरांवाला का एक बड़ा बर्निंग इशू है, लेकिन अफसोसनाक ही कहा जा कह सकते हैं इसे कि इसके हवाले से भी कोई बात नहीं करता। और शायद ये भी आपके इल्म में हो या मुझे नहीं पता कि ये आप जानते हैं कि नहीं, कि लाहौर की बात की जाती है कि वहाँ जी स्मोक का एलिमेंट जो है ना वो बड़ा गालिब आ चुका है और वहाँ पर इंसानी ज़िंदगी जो है ना वो कम होती जा रही है। तो गुजरांवाला की बात नहीं की जाती। और आपको शायद इस चीज़ का फिर वही बात के पता नहीं इल्म है या नहीं कि गुजरांवाला में आलूदगी मापने वाला आला जो 5वां बड़ा शहर है एशिया का, उसमें वो आला ही मौजूद नहीं है। मैं ऑलरेडी पॉइंट आउट कर चुका हूँ, अगर आप कहेंगे तो इसको आपको मैं प्रूफ भी दे दूंगा। और तो पॉइंट आउट तो आपने किया है, ये कब तक हम इसी तरह रहेंगे स्मोक ज़्यादा माहौल में ही हम रहेंगे और वाला भी मौजूद नहीं? क्योंकि बाकी लाहौर में भी क्रैकडाउन होगा, मुल्तान में भी हुआ, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ मौजूद ही नहीं। तो जब मौजूद ही नहीं तो वो क्या देखेंगे और कैसे क्रैकडाउन होगा और वो लॉकडाउन लगेगा यहाँ पे, ग्रीन लॉकडाउन जिसे कहा जाता है। स्मोक मिटिगेशन फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे, स्मोक की जो डिफरेंट वजह हैं वो देखनी पड़ेंगी। हम लोग बैठे हुए हैं ना बताने के लिए। आपको पता है जो सॉइल है, मट्टी, उससे भी स्मोक जनरेट होती है, बिकॉज जो सॉइल है ना ये डस्ट एब्जॉर्बेंट होती है। ठीक है। स्मोक का जो अगर हम टेक्निकली देखें ना कि बेसिक हल, हम हमेशा प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, सॉल्यूशंस की बात नहीं करते। स्मोक का जो सबसे अच्छा हल है ना वो चौड़े पत्ते वाले दरख्त हैं। ठीक है। जैसे पीपल का दरख्त है, जामन का दरख्त है, ये जो है ना ये डस्ट एब्जॉर्बेंट्स कहलाते हैं। आपको पता है 3 लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर होती है, एक मीजोस्फेयर होती है, एक स्ट्रेटोस्फेयर होती है। जो स्मोक है ना ये फर्स्ट लेयर के अंदर है, ऊपर कुछ भी नहीं है। अब इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं सबसे ज़्यादा, अगर हम मैंने बड़ी दफ़ा असेंबली में ये बात की है कि सारा कुछ आप लोग किसानों पे डाल देते हो। टोटल पंजाब में 34 FIRs हुई हैं पूरे पंजाब के अंदर, और किसानों पर हुई हैं। किसानों पे। और वो मतलब कितना को कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। देखिए हमारे साथ हमसाया मुल्क है इंडिया, बिल्कुल। जो हवा का रुख है ना वो बड़ा कुछ डिसाइड करता है। इंडिया ने क्या किया, 2012-13 में दिल्ली में स्मोक होने लग पड़ी, उन्होंने सारी इंडस्ट्री अपनी पंजाब की तरफ शिफ्ट कर दी। क्या हमारे पास ऐसा कोई प्लान है? अब इन्वायरमेंट के ऊपर भी एक ग्रीन कॉकस बना है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस कमेटी का भी मेंबर हूँ। हमने वहाँ पे अपनी सुजेशंस भी देनी है और स्मोक मिटिगेशन का काम भी करना है। आप आले की बात कर रहे हैं, आला मतलब वो कहीं ना कहीं से बोरो करके हमारे पास कोई ना कोई इंडेक्स आ जाता है कि 573 हो गया, 593 हो गया या 700 से ऊपर चला गया। अब जिगजैग टेक्नोलॉजी, बिल्कुल आप कहते हैं जी भट्टे सारे जिगजैग से टेक्नोलॉजी पे कर दें। मैं बड़े वसूख के साथ आपको ये बात करता हूँ कि वो काम ही नहीं करती, इट्स नॉट वर्किंग। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ये तो स्मोक में तो हमारी ब्यूरोक्रेसी पीछे चढ़ी होती है कि यार जिगजैग पे जो है ना मुंतकिल करो अपना भट्टा। मैं वही कह रहा हूँ, ये सिर्फ आंखें चुभाने वाली बात है। ये हमने बोरो किया नेपाल से। अब नेपाल का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना वो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डिफरेंट है। हमने वही चीज़, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं की, वो ला के यहाँ पे अप्लाई कर दिया, धुआं सिर्फ वाइट निकलता है। मतलब दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। आपको पैटर्नाइज करनी पड़ेगी इंडस्ट्री को सैटेलाइट एरियाज में मुंतकिल करना पड़ेगा। और आपको जो डिफरेंट सोल्यूशंस हैं, देखो जब तक जो इकोलॉजिस्ट हैं जब हम उनकी मदद नहीं लें, यार हम लोग तो इतने मैं क्या करूं कि उस लेवल पे जा चुके हैं कि एक सफ़ेदे का जो दरख्त होता है ना 15 से 20 लीटर वाटर कंज्यूम करता है। अगर आपने देखा होगा मोटरवे के दोनों तरफ, जीटी रोड के दोनों तरफ सफ़ेदा ही सफ़ेदा है। और हमने आज तक नहीं प्लान किया कि हम इसको क्रॉप करके काट के हम कोई नया दरख्त इसकी जगह लगा सके। चलें, वो तो मोटरवेज़ की बात है। मैं आपको अपने शहर गुजरांवाला ही की इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि अर्बनाइजेशन भी एक फैक्टर है हमारे मुल्क में। और अभी
जो हमारे यहाँ हो रहा है आज के दिन में भी, आप यूँ कह सकते हैं कि गुजरांवाला का जो 12.5 किलोमीटर का जो इलाका है चंदा किला से पिंडी बाईपास तक, वहाँ रोड को खुला किया जाने लगा। तो नाव जो है वो यू टर्न्स बन रहे हैं। लेकिन इस 12 किलोमीटर के इलाके में, आप माहौल की भी बात कर रहे थे, आपने उसको स्मोक को कम करने के लिए दरख्तों की बात की। 470 छोटे बड़े दरख्त हैं जिन्हें काटा जाने लगा है, और उनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें काट दिया गया है। तो क्या ये भी आप एक तरफ हमें कह रहे हैं या गवर्नमेंट कह रही है, दर्श दे रही है कि आप जी प्लांटेशन करें, और दूसरी तरफ हम दरख्त काट रहे नहीं, हैं? बिल्कुल, हमने तो इस पर क्रिटिसाइज भी किया और ये इस मैटर को ऑलरेडी हम टेकअप कर चुके हैं कि एक दरख्त, देखिए जब लाहौर में कैनाल की वाइडनिंग होने लगी थी ना, उस टाइम हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया था। बिल्कुल। हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि आप अगर एक दरख्त काटते हैं तो उसकी जगह 4 दरख्त उस लेवल के लगाएंगे, नहीं तो उन्हीं जगहों को, उन्हीं दरख्तों को प्रिक्योर करके उनको शिफ्ट करें, मुंतकिल करें। बिल्कुल। अब ये बैटर ऑलरेडी आ चुका है। हमने देखे, हम गवर्नमेंट नहीं है, हम ऑपोजिशन में है। हमने पॉलिसीज़ के लिए अपनी सिर्फ राय देनी है, इम्प्लीमेंट करना हमारा काम नहीं है। हम इसको उठा भी रहे हैं और इसके लिए मतलब भरपूर एफर्ट भी कर रहे हैं। हमारे जो कन्वीनियर है ये चीज़ उसके साथ डिस्कस करके, बल्कि ये समझ लें कि नेक्स्ट एजेंडा जो भी होगा उसमें ये चीज़ ऑलरेडी आ जाएगी कि अगर ये 470 दरख्त काटते हैं तो उसकी जगह 1500 दरख्त इन्हें लगाने भी चाहिए। बिल्कुल। और अगर नहीं लगाएंगे तो फिर अगेन गुजरांवाला के साथ ज्यादती करेंगे। और मैं आपके तवसल से ये जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उन्हें भी कहूँगा कि ये एक बड़ा पर्टिनेंट मैटर है, इसको लाजमी लुक आफ्टर करना चाहिए क्योंकि ये हमारी आने वाली नस्लों की बका का मसला है। लास्टली मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जब हसन बुटर का ये टेन्योर ख़त्म होगा तो कौन सा कोई आपने ऐसा तहैया किया है कि यार मैं पूरे टेन्योर में कोई और काम करवा सकूं या ना करवा सकूं, लेकिन गुजरांवाला का ये मसला या ये जो इशू है इसको ज़रूर मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा अपने टेन्योर में? देखिए, मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ कि कोई एक इतनी चीज़ें हैं जो टारगेट में हैं। मतलब बड़ा ब्रॉडर कैनवस होता है ना, इट्स अ बिग सिटी। उस बिग सिटी में मैं सिर्फ एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी को ना वो हेड कर रहा हूँ। बिल्कुल। मैंने आपको पहले कहा कि जो मेरे हलके के जो ऐसे इश्यूज हैं जो और किसी हलके में मौजूद नहीं है, मैं उनको ही बार बार हाईलाइट करके उनके सोल्यूशन की तरफ जाऊंगा। और दूसरा, गुजरांवाला यूनिवर्सिटी, ये एक टारगेट है कि अल्लाह अगर ज़िंदगी दे और अल्लाह मौका दे, इसके लिए मैं पीछे चढ़ के जितनी एफर्ट कर सकूं गुजरांवाला यूनिवर्सिटी बन जाए। ये मेरा एक टारगेट है क्योंकि हमारे शहर के लोगों को जो दूसरी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं वो कह भी नहीं सकते कि हमारे पास फलां यूनिवर्सिटी है। छोटे छोटे शहरों में मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी हैं। तो एजुकेशन के लिए मैं जितना काम कर सकूं मैं इंशाल्लाह वो करने की कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बड़ा अच्छा लगा और जिस खंदा पेशानी से आपने जवाब दिए उसे भी सुनकर बड़ा मज़ा आया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।